सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान दुनिया के 190 से ज़्यादा ममालिक में से वाहिद मुल्क है जो अपनी आबादी और अपने मसाइल के अतबार से इतने कम सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स पर मुश्तमिल है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिम्मेदारी से, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें से कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जिसके सूबे सिर्फ 4 हों और उसकी आबादी 22 करोड़ या 23 करोड़ से भी ज़्यादा हो। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त भारत के 14 सूबे थे जिनकी तादाद अब बढ़कर 34 के करीब हो चुकी है। इसी तरह चीन में भी 30 से ज़्यादा सूबे हैं, अमेरिका में 50 रियासतें हैं, इंडोनेशिया में तकरीबन 33 सूबे हैं, ब्राज़ील में 26 रियासतें हैं। कहीं रियासत कहा जाता है, कहीं सूबे कहा जाता है, कहीं रीजन कहा जाता है। नाइजीरिया के 11 सूबे हैं, बांग्लादेश में 6 सूबे हैं, रूस में 46 सूबे हैं, जापान में 48 रीजन्स हैं, फिलिपीन में 80 सूबे हैं और मिस्र के 232 रीजन्स हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं। ये बहस फिर से शुरू कर दी है एमक्यूएम ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम के सरबराह, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस बारे में क्या फरमाया, दिखाएं। सूबा बन जाएगा। राइट। दिलचस्प बात यह है व्यूअर्स के पाकिस्तान की हर सियासी जमात और हर सियासी जमात का कायद, यानी मैं B-C-A टियर की नहीं, मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो हर दौर में नए सूबों का मुतालबा करते रहे और वो खुद बरसर इक़्तिदार रहे, लेकिन वो सूबे नहीं बना सके। ये एक और मजाक है। इमरान खान साहब सबसे पहले जो मौजूदा हुक्मरान है वो क्या करते थे? तहरीक इंसाफ माशाल्लाह सिर्फ साथ खड़ी ही है, हालांकि 8 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहीं से हज़ारा सूबा निकलना था, लेकिन ये साथ खड़ी ही है और लगता है अगले 80 साल भी खड़ी रहेगी, सूबा बनाएगी नहीं। जरदारी साहब क्या फरमाते थे, दिखाएं। जरदारी साहब पंजाब में जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सिंध में वो किसी भी नए सूबे की हिमायत नहीं करते हैं। अब जरा आखिर में PMLN का मौक़िफ़ भी सुन लें। वो सबसे आगे हो। राइट जी, मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, आपका बहुत शुक्रिया। फैज़ुल्लाह कमोका साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी हैं, आपका भी कमोका साहब बहुत शुक्रिया। तो चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगा क्योंकि मामला जनूबी सिंध सूबे से शुरू हुआ है दोबारा एमक्यूएम के मुतालबे पर। क्या एतराज़ है सर अगर सिंध में कोई नया सूबा इंतज़ामी बुनियादों पर, कोई लिसानियत एथनिसिटी किसी की बात नहीं कर रहा मैं सर? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो लिसानी सतह पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब वो कराची की नुमाइंदा जमात नहीं है। कराची की नुमाइंदा जमात सिर्फ अगर कराची को ले तो वो PTI है जिसने ज्यादा सीट्स दी है। तो पहले मरले पे उनको ये करना चाहिए कि वो PTI के साथ और GDA जो इस वक्त अपोजिशन में उनके साथ बैठे हैं, इसका आइन ने एक तरीका वाज़े किया है ना, आप उसको वायलेट करते हुए तो नहीं, आपकी या मेरी ख्वाहिश तो नहीं है अगर जापान के 40 है तो आप यहाँ पे 40 बना दें, फिलिपीन के अगर 80 है तो यहाँ पे 80 बना दें, या किसी के 103 है तो हम 500 बना दें। ये मेरी या आपकी या किसी और की ख्वाहिश पे तो नहीं बनना, आइन ने एक तरीक़ेकार बताया। तो उसके जरिए पहला तो काम वो ये करें कि वो उठाएं, लेकर जाएं, इनसे दस्तखत करवाएं और कम से कम रेजोल्यूशन तो जमा करा दें, यानी अपनी कॉन्सेंट तो दे देना ये तीनों पार्टियां मिलकर। एक बात। दूसरी बात, क्या वो इंडिजिनस लोगों का मुतालबा है? ये आपको दूसरा फर्क देखना पड़ेगा। जो साउथ पंजाब है वो वहां के जो मुकामी लोग हैं उनका मुतालबा है, जो सदियों से सैकड़ों हजारों सालों से बांस पे बस रहे, वो उनका मुतालबा है। क्या ये इंडिजिनस लोगों का मुतालबा है? आज MKM कह रही है, कल को वहाँ पे हजारावाल भी हैं कराची के अंदर, वहाँ पे कश्मीरी। कराची तो बेसिकली मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान के, मैं अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं जी, कराची कश्मीरियों का सबसे बड़ा शहर है, कराची गिलगितियों का सबसे बड़ा शहर है, कराची पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर है, कराची बलोचों का सबसे बड़ा शहर है,
कराची सिंधियों का सबसे बड़ा शहर है और कराची सराइकी बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। तो कराची को आप किसी एक एथनिसिटी में जाकर आप कहें कि कराची उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। सो कराची मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल सिटी है। इसको आप किसी एक के कहने पे नहीं कर सकते। हाँ, कराची मैंने हमारे दोस्तों से भी कहा था, अब कराची किसका, कराची अल्ताफ का, कराची नवाज शरीफ का, कराची भुट्टो का, कराची, मैंने उनको कहा कि नहीं, आप ये नारा दें कि कराची सबका, सबकी ओनरशिप आनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, एक तो आपने फरमाया कि वो ये तरीका अगर कोई सूबा बनाना चाहता है जी, एक सूबा बनाना चाहता तो उसका जो आइन के अंदर तरीका हो, चुके हमने पंजाब के अंदर आइनी तरीका अपनाया था, उसके बाद बात की थी जी, बिल्कुल। और पीटीआई ने, आपने बात की तो पीटीआई ने उस वक्त कहा था कि बनाएंगे, नून लीग ने उस वक्त 2 सूबों की बात कर दी, बहावलपुर की और साउथ पंजाब की बात कर दी। तो इन्होंने तो बाकायदा सूबा महाज, जो जनूबी पंजाब सूबा महाज था, उसके साथ मुआहदा किया था कि हम 100 दिनों के अंदर सूबा बनाएंगे। बिल्कुल। अब इनसे पूछे, ये कहेंगे सेक्रेटेरिएट बना दिया। सेक्रेटेरिएट तो आप 3 साल से ये अभी सेक्रेटेरिएट ही बनाते चले आ रहे हैं, आपको कोई रोक। अच्छा, उनसे मैं जरा आगे चल के बात करता हूँ। आपने 2 बातें फरमाई। एक तो आपने कहा कि जी ये लिसानी बुनियाद पर सूबा मांग रहे हैं, जो उन्होंने कल बात कही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुहाजिर सूबा बना दें, उर्दू स्पीकिंग बना दें, ये किसी और, उन्होंने कहा जनूबी सिंध सूबा बना दें। अब हमारे पास दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद है सर, मैं सिर्फ 2 मिसालें रखता हूँ। अमरीका में एक रियासत है नॉर्थ कैरोलिना, एक है साउथ कैरोलिना। दुनिया में और कई ऐसे खित्ते हैं, ममालिक है, जहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के नाम से सूबे हैं। दूसरा आपने कहा कि इंडिजिनस पार्टी, अभी 73 साल के बाद भी आप समझते हैं कि एमक्यूएम इंडिजिनस पार्टी नहीं, मैंने कहा इंडिजिनस लोगों की बात की है। यस, मैं समझता हूँ वो जिस बुनियाद पर कर रहे हैं। क्या उन्होंने दोबारा फिर महाजर का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर दिया? अगर वो 73 साल का, कल उन्होंने अपनी स्पीच में महाजर का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, अगर 73 साल बाद वो खुद को महाजर समझते हैं, तो क्या मैं किसी महाजर के कहने पे सूबा बना दूं? वो खुद क्लेम कर रहे हैं ना, कल उन्होंने दोबारा क्लेम किया महाजर, फिर शुरू कर दी है। सही है। तो वो फिर नफरत की सियासत को दोबारा लेकर आ रहे हैं, और उसके पीछे लाजमी बात है कि बहुत सारे उनके मुफादात हैं, जो मेरा ख्याल अब शायद वो किसी और जमाने में महाजरों का इस्तेमाल हुआ था। ये चूंकि आज 4 जुलाई है। अच्छा, तो फिर वो चौधरी साहब, फिर ये जो आ रहा है, जब आपकी हुकूमत के जमाने में कल है, चौधरी साहब, जब आपकी हुकूमत के ज़माने में 2008 से 13 में सरहद एक सूबे का नाम था NWFP, उसका नाम बदल के पख्तूनख्वा क्यों रखा गया? पख्तून एथनिसिटी नहीं है सर? नहीं, पख्तून एथनिसिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी आबादी जो है वो पश्तो बोलती है। यहाँ की पंजाब की मेजॉरिटी आबादी पंजाबी बोलती है। एथनिसिटी हो गया सर, नाम तो एथनिसिटी पे हो गया ना। की नहीं, एथनिसिटी नहीं है, ये वहाँ की लोकल इंडिजिनस लोगों की एक डिमांड है। मैंने तो आपको सराइकी की मिसाल भी दी कि अगर इंडिजिनस लोगों की डिमांड होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आप महाजर का लफ्ज भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर कहें 73 साल बाद कि मैं फिर महाजर हो गया हूँ, अच्छा तो नहीं उनको महाजर। ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका ये प्रिंसिपल स्टांस होना चाहिए, और इस पे बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि किसी भी जगह पे एथनिसिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, महाजर हो या कोई भी हो। एथनिसिटी को एक तरफ रखते हुए सर मंजूर भाई, ये बताएं कि ऑन उसूली बुनियादों पे पाकिस्तान में हर सूबे में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने में क्या हर्ज है? कोई अर्ज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंतजामी बुनियादों पर आप कहां पे चले जाएंगे, क्या रोक पाएंगे? मतलब आज अगर आप कह रहे हैं कि जी सिंध को, तो कल तो वो कहेंगे मीरपुर खास को बनाएं, चूंकि मीरपुर खास शहर के अंदर हमारी मेजॉरिटी है, फिर कहेंगे सखर को बनाएं, सखर के अंदर हमारी मेजॉरिटी। ये बात, दोनों बातें ठीक है कि मीरपुर शहर के अंदर भी उनकी अक्सरियत है और सखर शहर के अंदर भी उनकी अक्सरियत है। फिर तो आपको इस बुनियाद पर सखर शहर को भी सूबा बनाना पड़ेगा, मीरपुर खास शहर को और डिवीजन को छोड़ दें, और हैदराबाद ओवरऑल मेजॉरिटी तो नॉन उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन शहर के अंदर उर्दू स्पीकिंग है, फिर उसको भी, तो फिर आपको एक सूबा नहीं, कराची नहीं बनाना पड़ेगा, फिर आपको कराची, हैदराबाद, फिर आपको मीरपुर खास और सखर भी बनाना पड़ेगा, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ले लूँ। सर मंजूर साहब, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? तो सर जब आपने ही 2014 की बात है, शायद ये 13 की, आपने एक नया डिवीज़न बना दिया था सिंध के अंदर,
और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने नज़ला तो बनते रहते हैं। तो सर नहीं तो मेरा अपना जिला जिसमें मैं बैठा हूँ, ये 1976 में जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया कसूर। हाँ जी बिल्कुल, ये और बात है, ये और बात है, जिला और बात है, सूबा और बात है। राइट की तो साथ पार्लियामेंट वहाँ की असेंबली आनी है, वहाँ के आपको लेकर जाना है, आपने वहाँ की देनी है, सेनेट के अंदर नुमाइंदगी देनी है, सूबे का एक पूरा सिस्टम आएगा। ये थोड़ा है कि आप बिल्कुल ऐलान कर, सारी बात है, उसके लिए पूरा एक पैराफर्नेलिया आपको क्रिएट करना पड़ता है। पीएमएलएन की तरफ चलते हैं। शहजाद साहिबा, ये जो डिमांड है एमक्यूएम की, मैं अगेन एथनिसिटी की बात नहीं कर रहा, जो लफ्ज़ उन्होंने कल बोला मैं उसकी बात करूं कि जनूबी सिंध सूबा। अच्छा, एक ज़माने में वो कहते थे ईस्ट सिंध बना दें, वेस्ट सिंध बना दें, सिंध 1 बना दें, सिंध 2 बना दें, कल उन्होंने कह दिया कि साउथ सिंध बना दें। तो पीएमएलएन क्या समझती है कि इसमें कोई मसला है अगर बन जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर अब्बास साहब, ऐसा है कि ये जो सूबों की डिमांड है, वही बात है कि ये ख्वाहिशात के ऊपर तो हम सूबे डिवाइड नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों को असेंबलियों में लेके आएँ। आपके ये असेंबलियाँ इसीलिए बनी हैं, चाहे इसमें आइनी तरमीम की ज़रूरत है, उसके अंदर डिबेट करें, एक हेल्दी डिबेट करें, तमाम मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं और उस डिबेट के, उस बहस के नतीजे में जो कलेक्टिव विजडम से नतीजा निकलता है, उन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसले किए जाते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत चमकाने के लिए अगर कोई सियासी तकरीर करते हैं तो ये उन बुनियादों पर तो सूबे नहीं बन सकते। जहाँ तक ये जनूबी पंजाब की बात है, देखिए ये हुकूमत में है पीटीआई इस वक्त, जनूबी पंजाब महाज बना, उसके तमाम एमएनएज इनके साथ हैं। बड़ी उम्दा तकरीर की अवैस लगारी साहब ने अपने पंजाब असेंबली में अपनी बजट तकरीर में कहा कि ये इकट्ठे हो जाते ना, जनूबी पंजाब वाले इकट्ठे हो जाते पंजाब असेंबली के अंदर, बजट को में वोट ना डालते, ऊपर भी इकट्ठे हो जाते, फेडरल में भी इकट्ठे हो जाते, कह देते हम बजट पे वोट नहीं डालेंगे जब तक आप हमारा सूबा नहीं बनाएंगे। ये तो अलग हो जाए, एमक्यूएम फेडरल में अलग हो जाए, इनको सूबा चाहिए ना, कह दें जी कल से हम असेंबली में आपके साथ नहीं खड़े होते, पहले हमें सूबा बना के दें। नहीं, ये सियासी तकरीरें बेबुनियाद बातें, ये सिंध के अंदर नया सूबे का पीटीआई से ताल्लुक नहीं है ना। जेन्युइनली आप अपने लोगों के लिए चीजें चाहते हैं, आपके पास असेंबलियों के फोरम्स मौजूद हैं। सॉरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ अलहदा हो जाए। पीटीआई मरकज में है तो नया सूबा बनाने के लिए जो पहली शर्त है वो है कि मुतल्लिका सूबा जो असेंबली है वो करारदाद पास करे। तो सबसे पहले तो सिंध असेंबली, पीपल्स पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे पहले तो सिंध असेंबली इसके हक में जाएगी, तो फिर पीटीआई मरकज में कुछ करेगी। देखिए बात यह है कि अगर सिंध असेंबली में भी लाना है तो एमक्यूएम ने क्या कोई रेजोल्यूशन टेबल की है असेंबली में? वो इसको असेंबली तक लेके आए हैं, टेबल करें ना, पार्लियामेंट में बात तो लाएं अगर आप सीरियस हैं तो। ये सियासी वही बात है, सियासी जलसों में बात करना और उस पर संजीदा होकर कदम उठाने में बड़ा फ़र्क है। अगर वो संजीदगी से एक चीज़ चाहते हैं, वो अपने मुतालबात लिखें, अपने रीजंस रिकॉर्ड करवाएं और असेंबली में रेजोल्यूशन टेबल कर दें। कोई एक मेंबर भी कर सकता है, उसके लिए पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आप रेजोल्यूशन टेबल करें, आगे अगर पीपीपी उस पर डिस्कशन नहीं कराती, हम आगे बात कर लेंगे। यही मामला पंजाब असेंबली का है, यही मामला केपीके असेंबली का है। आप 8 साल से हुकूमत में हैं, आप ले आएँ, रेजोल्यूशन टेबल करें हज़ारा सूबे की। आप ये नहीं कर सकते कि आप मुल्क में अगर एक की बात सुनेंगे तो दूसरे की नहीं सुनेंगे। आज अगर पीपीपी सिंध में बात शुरू करती है, आप पंजाब से शुरुआत करें, बिल्कुल आप केपीके से शुरुआत करें, बात आगे बढ़ जाएगी। तो ये बातें सिर्फ कहने से और लोगों की खुशी के लिए आपने कहनी है तो आप रोज़ भी कहते रहेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक लम्हे के लिए भी अगर संजीदा हैं अपने लोगों के लिए और आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये आपके मसाइल का हल है, तो इनको पार्लियामान में लेके आएँ ताकि उस पर संजीदगी से बात हो सके, उस पर कोई आईनी कोई कानूनी कदम उठाया जा सके। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लमेटिक तो बात है ही नहीं। कल ले आए एमक्यूएम वाले, कल तहरीक ले आए, फेडरल में भी ले आए, साइमल्टेनियसली सूबे में भी ले आए, तहरीक इंसाफ वाले भी लाएं, जनूबी पंजाब वाले भी लाएं, हज़ारा वाले भी लाएं, बात हो जाएगी।
हमने तो देखें जितनी देर हम हुकूमत में थे हमने बिल्कुल जनूबी पंजाब के ऊपर ये पीपीपी ने रेजोल्यूशन की थी, हम उस पर बहस भी करते रहे। फिर जनूबी पंजाब वालों को शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उसके ऊपर एक तफसीली बहस हुई। फिर हमने उनको कहा वापस जाके आपस में डिस्कस कर लें कि आप बहावलपुर मुल्तान किस तरह आप उसको लेके आना चाहते हैं। वो बात उतने में हुकूमत चली गई, अब आगे इनकी बारी आ गई है, ये कुछ तो करें। बिल्कुल सही है, तो ये करते हैं तो हम इनके साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। चूंकि एमक्यूएम मौजूद नहीं है तो मुझे ही एमक्यूएम का यहाँ पे थोड़ा सा दिफा इस तरह से करना पड़ेगा जो शहज़ाद साहिबा ने फरमाया कि एमक्यूएम जो है वो लेकर आए। तो एमक्यूएम ने 20वीं तरमीम पेश की थी कौमी असम्बली में कुछ साल पहले बाकायदा तौर पर नए सूबे बनाने के लिए, लेकिन जारी बात है कंसेंसस नहीं था। इसी तरह से जब फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा स्पीकर थी नेशनल असम्बली की, आजकल वो माशाल्लाह पीटीआई के साथ हैं, तो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक 14 रुकनी कमेटी बना दी थी इसके ऊपर, और एमक्यूएम ही की वो दरअसल डिमांड थी। लेकिन जारी बात है चूंकि नेशनल कंसेंसस नहीं हो पा रहा तो मामला आगे नहीं बढ़ा। कमोका साहब जो सवाल उठाया शहज़ाद साहिबा ने, वेरी वैलिड क्वेश्चन कि अब आपकी हुकूमत है, सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया हुआ था ना 30 सालों में पाकिस्तान में, वो खान साहब ने मचाया हुआ था कि नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए। तख्ते लाहौर तंज मारते थे शहबाज शरीफ को कि जी मियाँ वाली से तख्ते लाहौर जाना पड़ता है। तो अब 3 साल आपकी पंजाब में, 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में, अभी आपको 500 साल चाहिए सूबा बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। तो अभी बड़ी अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू हो रही है, तो इसमें कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा और कुछ मेरी पर्सनल जो मेरा नॉलेज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो मैं उसके तहत मैं बात करूंगा। एक बात पहली जो आपने की है इमरान खान साहब के हवाले से, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मंशूर भी है और हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए इंतज़ामी यूनिट्स बने। अब इसमें हमारे पास जो मतलूबा तादाद है असम्बलीज़ के अंदर, आपको पता है बड़ा नैरो मार्जिन है और किसी भी जगह के ऊपर जो है वो इससे जो भी हम स्टेप लेंगे उसमें कोई कामयाबी के आसार ऐसे नज़र नहीं आते। हमने कोशिश की जनूबी पंजाब के अंदर वहाँ पे बुनियाद रख दी जाए इस बात की, और सेक्रेटेरिएट भी बनाया है और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जो है वो उसको शक्ल दे सकें। तो अब इसमें जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर सूबे नहीं बनने चाहिए, हज़ारा सूबा नहीं होना चाहिए, केपी पख्तूनख्वा सूबा नहीं होना चाहिए, महाजर सूबा नहीं होना चाहिए, ये इंतज़ामी डिवीज़न होनी चाहिए। और जो है ये किसी एक मखसूस अक्सरियत के इलाके को मद्देनज़र रख के हमें ये जो है वो इंतज़ामी डिवीज़न नहीं करनी चाहिए। हमें सब लोगों को जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो इंतज़ामी लिहाज से हम जो बेहतर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपने मुल्क को, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से सर्विस डिलीवरी के हवाले से चीज़ें बेहतर हों, ना कि एक मखसूस लिसानियत का कोई उसमें रंग नज़र आए या कोई किसी मखसूस तबके की एक वो जो है ना वो रियासत आपको नज़र आए। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ को अब बहुत हमने एक दूसरे के ऊपर बात कर ली, बहुत सारी सियासतें भी हो गई। अब इस मुल्क के लिए सबको मिल के सोचना चाहिए और सबको मिल के बैठना चाहिए। एक अच्छा फोरम और अच्छी शुरुआत हो चुकी है, जैसे अभी जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी थी नेशनल असम्बली के अंदर, जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडरान ने शिरकत की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब अगली जो भी ये मीटिंग होगी तो उसमें वो भी शिरकत करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब सियासी जमातों के दरमियान जो है वो फासले कम होने चाहिए और एक दूसरे को जो है वो ये जो एक अगर किसी का कोई मामला है अदालतों के अंदर तो वो उसको अदालतों के अंदर फेस करे। अच्छा कमोगा साहब आप थोड़ा सा और तरफ भी चले गए हैं बात को लेकर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि 8 साल से आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, 2013 की निस्बत 2018 में आपको और मिल गई खैबर पख्तूनख्वा में। जो बुनियादी शर्त है हज़ारा सूबा बनने की वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की करारदाद का पास होना है, जो पास करवा चुकी हुई है आपकी हुकूमत, पंजाब से भी पास हो चुकी हुई है।
तो अब आप कोई प्रैक्टिकल देखें ना, अगर आप बारिश का पहला कतरा बन जाएं, कोई एक सूबा बना दे, तो इस मुल्क में जो नए सूबों की मिथ है वो मिथ तो टूटती ना। लोग सोचते तो सही कि हाँ ये काम हो सकता है, फिर बलूचिस्तान, सिंध, बाकी जगहों पे भी बात हो सकती थी। देखिए मेरे पास फ्रैंकली मैं इस हक में नहीं हूँ जो आप बात कर रहे हैं ना जी, कि हम जनूबी पंजाब सूबा जो है वो लिसानियत की बुनियाद के ऊपर सराइकी बेल्ट को मद्देनजर रखते हुए बना दें, या हज़ारा सूबा हम हज़ारा को मद्देनजर रखते हुए बना दें। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामी डिवीजन होनी चाहिए, और हज़ारा के अंदर भी अगर 2 हिस्से हो सकते हैं वो करना चाहिए। अगर अच्छा चले, ये बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया गुलामी की माजरत, मुझे यही एक ब्रेक लेना पड़ रही है, न्यूज़ ब्रेक है। वापस आते मैं आपसे शुरू करूंगा कि उसका एक और हल है, उस पर जाया जा सकता है, लेकिन शायद जाना चाहते नहीं है लोग। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमोका साहब देखिए, आप हज़ारा सूबा को हज़ारा का नाम मत दें, आप उसको एबटाबाद सूबा कहते हैं। एबटाबाद में फिर आप आगे हरीपुर और मानसेरा, ये सारा इलाका आप उसमें शामिल कर दें। आप जनूबी पंजाब को जनूबी पंजाब मत कहें, अगर आपको पंजाब के लफ्ज़ में कोई एथनिसिटी लग रही है, आप उसको मुल्तान सूबा कह दें, बहावलपुर सूबा कह दें, डेरा गाजी खान सूबा कह दें। ये यानी अगर आप कुछ करना चाहें तो उसके कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं, और अगर ना करना चाहें तो कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। देखिए मेरे पास पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा हो चुका है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ये बड़ा सूबा है, और इसको इंतजामी लिहाज से संभालना वो आसान काम नहीं है, और जो डेफिनेटली जो आपकी कारकर्दगी है वो इससे मुतासिर होती है। मैं थोड़ा आगे की बात करना चाहता हूँ। मेरी बात का शहजाद को भी मैं गुजारिश करूंगा, और चौधरी मंजूर साहब भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा किसी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वैसे इतना पोल्यूट हो चुका हुआ है कि यानी हम जो है वो अपनी जो हमारी एक फॉल्ट लाइन हमारी पार्टी लीडरशिप मुकर्रर कर देती है, हम उससे आगे बात नहीं करते, हम उससे आगे सोचते नहीं हैं, और उसी हद के अंदर रह के हम कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी लीडरशिप नाराज ना हो जाए वो। और हमें अब जो है ना ये सारी चीज़ें जो है, अगर हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो हमें जो है वो अपनी पार्टियों के अंदर भी सच बोलना है और अपने लोगों के साथ भी सच बोलना है। तो मैं यकीन कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक जो है वो अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम हो जिसमें लोग आज़ादी के साथ जो है वो बात कर सकें, पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत हो, पार्टियों के अंदर जो है वो वोटिंग के ज़रिए से लोग मुंतखब हों, और फिर वो जब एक मुल्क के लेवल पे फैसले के लिए आएँ। और ये जो एथनिसिटी है या इन चीज़ों को ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमारी कई मुल्कों के अंदर ऐसे भी होता है, हम रखें इसको पार्लिमानी निज़ाम को, लेकिन हम ये करें कि हम पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, और मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन लड़े, MQM इलेक्शन लड़े, जो भी पार्टियां हैं वो पार्टी के नाम पे इलेक्शन हो, और जो जिनको जितनी उनको वोटों की तादाद मिल जाए तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको सीटें मिल जाएं। ये तो आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं ना, वो तो एक पूरा निजाम। जी बिल्कुल मुतनासिब, जी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है, जो जमात इस्लामी भी कहती है। और इससे हमारे मुल्क के अंदर से बरादरीज़म, सेक्टेरियनिज्म, सुबाइयत, लिसानियत, ये बहुत सारी चीज़ों का मैं समझता हूँ कि हम खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरी जहाँ तक सोच है, हमारे लीडर इमरान खान साहब भी इसी तरह से ही सोचते हैं। और मैं सर इसी के ऊपर ये जो आपने फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ ये बात चली जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या बाकी चीज़ों पर इत्तेफाक हो नहीं रहा, शो ऑफ हैंड पे इत्तेफाक हो नहीं रहा, तो ये तो एक बहुत बड़ी आप बात करें मुतनासिब नुमाइंदगी। आगे चल के इस पर बात करते हैं, लेकिन ज़रा आज PDM का जलसा था, एक बड़े वक्फे के बाद आज पहला जलसा हुआ है सवात में, मालाकंड डिवीज़न में, खैबर पख्तूनख्वा में। खैर मालाकंड डिवीज़न को एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का लाड़काना भी कहा जाता था, जहाँ से पीपल्स पार्टी हारी भी 2018 में, और आज वो वहाँ नहीं थी। तो चौधरी साहब, ये इन्होंने आप लोगों को निकाल के जलसा तो कर लिया है, लेकिन कोई बात बनी नहीं है आज। नहीं देखिए, ये उनका राइट है,
पहले तो मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, मुझे कोई इस बुनियाद पर मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर हज़ारा सूबा का नाम अगर कोई लेना चाहता है हज़ारा हो, सराइकी इलाके के अगर लोग सूबा बनाए तो उसका नाम सराइकिस्तान हो, मुझे कोई ज़ाती तौर पर एतराज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये महाजर हैं तो अगर ये समझते हैं तो फिर खुल के आए ना, वो महाजर सूबा दें हमें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हर जगह पे ये सिर्फ आबादी की बुनियाद पर, आपको पता है यूपी की आबादी कितनी, सारे पाकिस्तान से भी ज्यादा है। क्या वहां पे फिर इंसानी तौर पर कितने सूबे बनने चाहिए? और बाज सूबे इंडिया में ऐसे हैं, रियासतें जहां पे एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट भी पूरी नहीं होती। तो ये वहां पे कोई ना कोई वजह होती है जिसके लिए सूबा या रियासत जो है वो क्लेम होती है, पहले डिमांड बनती है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, मैं बार बार एक बात करता हूँ, वो डिमांड क्रिएट करते हैं। फिर उस डिमांड के अंदर देखा जाता है कि कितना वजन है। एक बात आपने कहा कि आज जलसा किया, बिल्कुल उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। जब हम पीडीएम हमने बनाई थी, खैर नहीं है, लेकिन हम भी हो सकता है अभी कश्मीर इलेक्शन में हम बिजी हैं, उसके बाद हम भी करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी कि लोगों के मसाइल पे एक से ज्यादा लोग बात करें। हम भी यहाँ पे जब चाहे जलसा कर सकते हैं। आपने खुद ही कहा, तो यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी, आज भी बहुत अच्छी, लेकिन चौधरी साहब ना एएनपी का सदर हमायूं खान यहाँ से जी, एएनपी और पीपल्स पार्टी एक इंटीग्रल पार्ट थे पीडीएम का, और आप दोनों निकल गए या निकाल दिए गए, अभी आए भी ना थे और निकाले भी गए, तो ये फिर पीडीएम कहाँ पे खड़ी होगी फिर अब? अच्छा देखिए, हम आए नहीं थे, हम तो दूसरों को लेकर आए थे। सही है। जब लोगों की जुबानें थी, जब लोगों के ट्विटर खामोश, हम फिर रहे थे। मुझे याद है, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था पंजाब का, तो बिलावल साहब आए, एक हफ्ता 10 दिन रहे। मुझे उन्होंने कहा जी कि कोई मेरी मसरूफियत तो बनाए ना, कोई मसरूफियत तो हो ना, पता हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे कोई इलावा। लेकिन एक्चुअल क्या कर रहे थे? एक्चुअल यही कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ पे कोशिश करें कि चले वो मुलाकात किसी तरह से हो जाए। वो एक मिसरा मैंने, उसके बावजूद उस वक्त मुलाकात मरियम बीबी से ना हो सकी। वो मैंने एक मिसरा आपको सुनाया था, आप कह रहे हैं कि वो मिसरा जो है वो आप पे नहीं पूरा उतरता, पर एक शेर आपको सुना देता हूँ कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन जी प्लीज, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो आता है ना पीपल्स पार्टी पे। नहीं, ये देखिए, ये चलो आप इसको अगर मुंतबिक करना चाहते हैं तो आपकी मेहरबानी है। हम बेआबरू होना नहीं है, ये पॉलिटिक्स के अंदर मुख्तलिफ आपकी पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं। हमारी पोजीशनें ये थी, जो हमने एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सबसे पहले जो होता है वो आइडियोलॉजी के बाद आपका पर्सपेक्टिव होता है, आपका पेश मंजर होता है मुस्तकबिल के बारे में। हमने पीडीएम में कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, बाकी सारी पीडीएम ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, बाइकआउट करने चाहिए। अब पीडीएम का पर्सपेक्टिव दुरुस्त साबित हुआ या हमारा दुरुस्त साबित हुआ, इसका फैसला आप कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हमने कहा कि सेनेट का इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। इसका पर्सपेक्टिव, किसका नुक्ता नजर दुरुस्त था, इसका फैसला आप कर दीजिए। अब उन्होंने कहा जी कि और हमने पहले इलेक्शन लड़ा, हमने सेनेट के अंदर, सेनेट का इलेक्शन जहां पे हारी हुई सीट थी नेशनल असेंबली के अंदर, वहां पे हमने अपने सबसे सीनियर आदमी को झोंका। तो अब अगर वो कहते हैं इस्तीफे देने हैं, उनका पर्सपेक्टिव था, तो मेरा ख्याल है देकर शुरुआत करें। हो सकता है हमें जब लगेगा कि इनका पर्सपेक्टिव दुरुस्त है तो फिर हम भी आप भी दे देंगे। सही है। तो शजा, जितने पहले जलसे हुए पीडीएम के, रैलियां हुई, उसमें हमें बड़ा थ्रेशोल्ड नजर आया मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, और उन्होंने लीड किया, लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। आज इतने बड़े वक्फे के बाद दोबारा से कम बैक कर रही थी पीडीएम, और नवाज शरीफ साहब ने, खबरें ये हैं कि मना कर दिया मरियम साहबा को कि आप जलसे में नहीं जाएंगी और शहबाज शरीफ जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है? मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले पिछली बात को कंक्लूड करके फिर इस पे आती हूँ। देखिए, सूबों की बात हम करते तो हैं, लेकिन जो एक इंतज़ामी तौर पे एक हमारे पास आइनी टूल मौजूद है वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। और अगर हम इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स ही बहाल नहीं कर सके तो वो अगला सूबा आप जितने मर्जी बनाते रहें, जब तक इस मुल्क की लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनेंगी, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, उनको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा आइन के मुताबिक, तब तक आप कितने भी सूबे बना लें, आपके जो लोगों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स का मसला हल नहीं करते। बिल्कुल। पीटीआई ने आके गैर आइनी तौर
पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया, अपना एक नया लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट लेके आए जिसके सेक्शन 3 में ये डाल दिया कि सूबाई हुकूमत जब चाहे वो लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है। मतलब कि इतना वीक आप लोकल गवर्नमेंट को कर दें कि वो रेमो करम पे रह जाए सूबाई हुकूमत के। ये क्लॉज डाला, उस क्लॉज को इस्तेमाल करके साथ ही लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। उसके बाद पब्लिक पिटिशंस और इन सारों के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया है। आज भी उनको उनका इख्तियार नहीं दिया जा रहा। तो अगर हम, बिल्कुल सही कहा कमोका साहब ने, अगर हम वाकई में संजीदा हैं कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं तो हमें ये जो पावर है, इख्तियार जो है, वो इसको डिवॉल्व करके लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। जब तक लोकल गवर्नमेंट्स को आप बाइख्तियार नहीं करेंगे, आपके 1500 सूबे भी जो हैं इस मुल्क में, वो इसको लोगों तक जो है वो उसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन नहीं कर सकते। अब आप आ जाएँ PDM के ऊपर। PDM जो है, देखें, बिल्कुल कोई मना नहीं किया। ये बातें जो हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि मुल्क में इतने मसाइल चल रहे हैं लेकिन शरीफ ख़ानदान की जो ख़ानदान की सियासत है वो क्यों जो है वो सियासत का सेंटर रहती है। ऐसा कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनको मना किया है। वो बिल्कुल अभी आगे उनका पूरा स्केड्यूल आ गया हुआ है। वो अपना कश्मीर के जो जलसे हैं और कश्मीर की जो कैंपेन है उसको लीड कर रही हैं, वहाँ जाएंगी, वो उनकी तैयारियों में हैं। और आज अगर वो नहीं गई, वो आगे PDM, तो ये PDM के जलसे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों की आवाज़ उठाई जाए। असेंबली इस वक्त गैर फ़ाल है। असेंबली में ना हमारे कॉलिंग अटेंशन आते हैं, ना हमारी रेजोल्यूशन आती हैं, ना हमारे मोशंस आते हैं, ना हमारे रूल 259 के अंडर कोई डिस्कशन होती है। तो असेंबली तो लोगों के मसाइल पे बात करने के लिए गैर फ़ाल है। अब हमारे पास जो पब्लिक डोमेन, आईनी हमारा जो हक है वो ये है कि हम जल्द से जुलूस करें और एज अपोजिशन प्रोटेस्ट करें और लोगों की आवाज़ उठाएं। और हुकूमत की जो फेल्ड पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज इतनी गुर्बत, इतनी बदहाली, इस कदर बेरोज़गारी फैल गई है, भूख अफलास का जो है वो राज है इस मुल्क के ऊपर, उसको हाईलाइट करने के लिए जो है वो हम पब्लिक के पास जा रहे हैं और वो हम जाते रहेंगे। अब उसको लीड आज शहबाज साहब ने किया है, कल मरियम साहिबा करेंगी, हो सकता है कोई इकट्ठे भी कर लें। तो मेरे ख्याल से कि ये लीडरशिप के ऊपर या PMLN के अंदर जो है वो क्या चल रहा है उसमें इतना ज़्यादा हमें उसको ज़रूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की। हमें लोगों की बातों को, लोगों के इश्यूज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त इस कदर बुरी हालत है लोगों की कि मेरे ख्याल से आप और मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो बिजली जो हम 5 साल में लेके आए थे, आप यकीन करें ये शोर मचाते रहे कि ये इजाफी बिजली बना गए, इजाफी बिजली बना गए। आज बिजली नहीं है। लाहौर के सेंटर में मैं बैठी हुई हूँ, 6 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। किधर गई बिजली? वो भी मियाँ नवाज शरीफ साथ ले गए। मतलब कि अजीब अजीब मसाइल जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। कोविड के अंदर खुर्द-बुर्द हो गई, पोलियो के अंदर खुर्द-बुर्द हो गई, चीनी गायब हो गई, फिर आटा गायब हो गया, दवाइयाँ 500% महंगी हो गई। ये बातें करने वाली, डिस्कस करने वाली, लोगों को जो इम्पैक्ट करती हैं। क्यों इस मुल्क में 50 लाख लोग जो हैं आज बेरोजगार हो गए हैं? क्यों इस मुल्क के 2 करोड़ लोग जो हैं वो ये गुर्बत कमोका साहब सीधी कर ली है, मेरा ख्याल है वो इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापसी पे जो उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी, यानी इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर बात करना, ये खैर बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम क्या है। तो ब्रेक के बाद ज़रा, चूँकि चौधरी मंजूर साहब बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनसे ज़रा मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये डूएबल है पाकिस्तान में? ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैजुल्लाह कमोका साहब ने एक नए मुतबादल निज़ाम की तरफ उन्होंने इशारा किया। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर निज़ाम बदलने के ऊपर बात की जाए, लेकिन क्या ये डूएबल है या नहीं? तो चौधरी मंजूर साहब, एक तरफ ये मौजूदा वेस्टमिंस्टर पार्लिमानी डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं जो हमारे यहाँ है, ये पता नहीं उस तरह से है या नहीं है, ये क्या निज़ाम है, लेकिन बहरहाल इसी तरह से एक सदारती निज़ाम है, उसके ऊपर भी साल में 1-2 दफ़ा कहीं ना कहीं से बहस उठती है लेकिन फिर दब जाती है। एक ये मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है जिसका जिक्र कमोका साहब ने किया। तो इसमें क्या मुज़ायका है कि अगर हम ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम सम हाउ, कोई भी वजह है लेकिन ये निज़ाम डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो इस निज़ाम को अगर कंसेंसस के साथ बदल दिया जाए टेलर मेड तरीके से, तो इसमें कोई हर्ज है? यहाँ पे तो कमोका साहब का बड़ा एहतराम है
यहाँ पे मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है, तो आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे। प्रॉब्लम जहाँ पे है वहां पे है। एक तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकते। जो ढांचा है आईनी तौर पर, उसको अगर मसलन हमारे आइन का ढांचा क्या है, वफाकी है, पार्लिमानी है, इस्लामी है। ये आप इसको अगर स्ट्रक्चर को तब्दील करना है तो आपको आइन साज असेंबली का इलेक्शन कराना पड़ेगा पहले, ये एक ज़हन में रहे। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पहले जो 6 आर्टिकल्स हैं वो उसके अंदर आता है, उनको आप 2/3 मेजॉरिटी से भी तब्दील नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है बेशुमार, मैं स्वीडन गया था वहाँ पे और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मैंने मुतनासिब नुमाइंदगी को भी देखा है। एक तो वहाँ पे पार्टी को वोट पड़ता है, बिल्कुल। मैं साउथ अफ्रीका में बतौर इलेक्शन ऑब्जर्वर मौजूद था 94 के अंदर, जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा। तो वहाँ पे भी पार्टी को वोट पड़ता है, पार्टी का वोट है। लेकिन उसमें एक अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम आ जाता है कि पार्टी की हायरार्की के अंदर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है पार्टी लीडरशिप्स का, और फिर जेन्युइन बहुत सारे हल्कों वो तो अभी भी उसी तरह से कंट्रोल तो पार्टी लीडरशिप का अभी भी है चौधरी साहब। नहीं, मैं ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। अभी आप दूसरे कंट्रोल की बात, आप अभी आप लीडरशिप के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जी जी। मैं पार्टियों के अंदर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है, मसलन अगर आप देखें हमारी सभी पार्टियों में, तो सेनेट में जिस तरह से लोग आते हैं तो वो फिर सारी लिस्ट आती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं इसको मिक्स मैच में, मेरा जाती ख्याल है, मेरी पार्टी का नहीं है, कुछ मिक्स मैच ना चाहिए। कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जो पार्टी के लोगों को आप लेकर आए, ताकि जो वोट पड़े उसकी बुनियाद पर। लेकिन इस मुल्क के अंदर तो बड़े बड़े तमाशे हुए। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब 2002 के अंदर MNA बना तो उस वक्त था कि जितनी आप जो वोट लेकर जाएंगे खवातीन की और माइनॉरिटी की सीट्स उस पे होंगी, तो पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा हो गए 2002 की असेंबली में। तो इलेक्शन होने के बाद उसमें तब्दीली कर दी गई कि नहीं, जो सीट्स जितनी है उसके मुताबिक देंगे। तो मुल्क अगर ये है तो वहां पे आप क्या 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 तजुर्बा। अच्छा चौधरी साहब, वैसे हमारे सामने क्या रीसेंट पास्ट में से एक एग्जांपल है जहां पे सदारती निजाम पे एक निजाम शिफ्ट हुआ था, वो तुर्की है, और बड़ी कामयाबी से वो चल रहा है इस वक्त। अच्छा देखिए, ये शिफ्ट होते रहते हैं। वो पहले साहब जो थे वो उनकी जाती ख्वाहिश पे 2 जगहों पे हुआ है, रूस में भी हुआ है, सही, रशिया के अंदर भी हुआ है जी, न्यूटन ने भी किया है। बिल्कुल। तो मैं इसको कोई अच्छा नहीं समझता। किसी एक शख्स के लिए आप पूरा सिस्टम तब्दील कर दें, ये कोई मुनासिब बात नहीं होती। आप समझें अगर जरूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम नहीं चल सकेगा। पहले एक बहुत बुरा तजर्बा हमारे साथ हो चुका है, और फिर पंजाब बेस बन जाएगा, जो भी होगा पंजाब में से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, बाकी लोग बैठ। ये 2 आपके जो रिजर्वेशंस हैं, ये बड़ी वैलिड रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इनका एक काउंटर भी है। वो जरा पहले ही सूबे शाकी हैं, पहले ही जो छोटे सूबे हैं वो शाकी हैं वफाक की तरफ, तो वफाक के अंदर और बढ़ जाएगा वफाक का। असल इशू ये है कि आप उनको फाइनेंशियल राइट्स दे रहे हैं, बाकी राइट्स दे रहे हैं, वो तो पहले नहीं, आप रिजर्व करके बैठा हुआ है वफाक। तो आप इस किस्म की बातें करेंगे तो और देखिए चौधरी साहब, जब हम एक तरफ कहते हैं कि छोटे सूबे शाकी हैं, दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं बड़े सूबे को तोड़ के छोटा करें, वो भी नहीं हम करने दे रहे इस मुल्क में। फिर छोटे सूबे ये हल नहीं है। मतलब बजाय इसके कि आप उनके हक उनको दें, तो आप तोड़ फोड़ से क्या हक मिल जाएगा? पहलों को मिल गया है, बाकियों को मिल जाएगा, ये नहीं इशू है। मैंने तो आपको फिर यूपी की मिसाल भी दे दी। इंडिया के अंदर आपने कहा कि 17 थे ये उस वक्त, या कितने थे, फिर आज 34 हैं। लेकिन तो यूपी की आबादी अगर पाकिस्तान से बड़ी है तो क्या वहां पे इंसानी? उन्होंने पंजाब को तोड़ के उसके छोटे सूबे भी तो बनाए ना, हमारे ही पड़ोस। पंजाब तो कई बार टूटा ना, पंजाब तो कई बार टूटा। पंजाब को बार थोड़ा टूटा है। बंगाल और पंजाब, अगर मैं चलो इस बहस में नहीं जाता कि फिर किसी वक्त तक तय के इशू है, तो पंजाब और जो है इसको तो अगर आप मुझे मौका दे जी। मैं जरा शहजाद इस पे कमेंट ले लूं, फिर उस पे आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव बताइएगा। शहजाद, सिस्टम चेंज करना, अगर मौका दे दिया जाए तो जरा जी, सिस्टम चेंज करना जो है, आप तो खुद लम्स की फैकल्टी का हिस्सा और बाहर से पढ़ के आई हैं बरतानिया से, तो सिस्टम बदलने में कोई हर्ज है? अगर उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी लानी पड़े तो क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए, सिस्टम चेंज करने में कभी भी कोई हर्ज नहीं होता और कभी भी जो एक डिबेट होती है वो इम्प्रूवमेंट के लिए चलती रहनी चाहिए। लेकिन पहले जो एक सिस्टम चल रहा है, एक फेडरेशन, एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा है, हमारा मसला नहीं, हमारा मसला ये है कि हम सिस्टम को हमने चलने नहीं दिया। इस मुल्क के 72 सालों में मेरे ख्याल से जो 30 साल हैं वो हार्डली जमहूरियत रही है, और उसके अंदर भी वो किस तरह 90 की दिहाई में रही वो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। एक मुल्क को आप डेमोक्रेसी तब तक नहीं कहते जब तक वहाँ पे कम से कम कोई 5-6 दफ़ा डेमोक्रेटिक चेंज ना आई हो। एक जो जमहूरी हुकूमत है उसने जमहूरी हुकूमत को हैंड ओवर ना किया हो अपनी टर्म कंप्लीट करने तक। तो ये तो अभी तो हम सिर्फ तीसरी उस पर पहुँचे हैं, और इसमें हमने देखा है कि विद टाइम जो है वो अब मैं इन 3 सालों की पार्लियामान में जो हो रहा है उसकी बात नहीं करूँगी, लेकिन हमने देखा है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरे ख्याल से हमें इसको कम से कम 15-20 साल जब हम देंगे इसको डेवलप होने के लिए। एक थर्ड पार्टी आई ना 2018 में, वो जैसे भी आई उसकी हम बाद में बात करेंगे। सही। एक थर्ड पार्टी एंटर हुई 2 पार्टी सिस्टम के अंदर, जो पाकिस्तान में हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था। इसी तरह जब जमहूरी रिवायात जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, जमहूरियत डेवलप होगी, तो मज़ीद पार्टी स्ट्रेंथन होंगी, और ऐसे ही जो है वो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी निज़ाम जो है वो लोगों को फ़िल्टर करके उन लोगों को टॉप पे लाता है जो लोगों की हकीकी नुमाइंदगी करते हैं। अगर हम हकीकी तौर पे वोट की इज़्ज़त बहाल करते हुए इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को पलपने देंगे तो ये यकीनन जो है ये हमें उसके समरात मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सिस्टम की कंटिन्यूएशन चाहिए, और मेरे ख्याल से जब 18वीं तरमीम आई उससे सूबे ज़रा स्ट्रॉन्ग हुए। हाँ, हम उसको बेहतर करने की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे सूबे स्ट्रॉन्ग हुए, उससे मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथ मिली जमहूरियत को। अब अगर आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये छोटे मुल्कों की चीज़ें हैं कि लोग पार्टी को वोट दें और उस प्रोपोर्शन से उन पार्टी की सीट्स आ जाएं। ये तो उसी तरह का मामला है ना जिस तरह इस वक्त आपकी रिजर्व सीट्स हैं। तो इससे जो है वो एक कंपेटिटिव सिस्टम कम होता है, और बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब ने कि इससे जो है वो पार्टी के अंदर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। जब डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप होती है तो पार्टीज के अंदर भी जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगी तो पार्टीज के अंदर भी जो है वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी आएगी और सिस्टम आगे बढ़ेगा। कमोका साहब, दोनों ओपिनियन आपके आगे, मेरे ख्याल दोनों के अंदर लॉजिक मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि अभी भी मुतनासिब नुमाइंदगी पे जाना चाहिए, या सदारती, या यही जो चल रहा है इसी को 15-20 साल दें? मैं पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं और जितनी भी सियासत रही है पिछले 73-74 सालों में, उसकी स्टडी करने के बाद जो मेरी राय बनी है वो मैं अपनी राय रख रहा हूँ आपके सामने, और उस राय के तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं पहले शिजा ने बात की है, हम एक्चुअली जो है वो माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी बहन है और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करती हैं। हम जब डी ट्रैक हो जाते हैं तो वो फिर बात का मज़ा नहीं रहता, यानी आप एकदम बात करते करते आप जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते। आज एक एकेडमिक बहस हो रही है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर मैं पिछले कच्चे चट्टे खोलना शुरू कर दूं तो वो भी फिर बुरी बात लगती है। सिर्फ मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि किसी भी जो जितनी भी हुकूमतें रही हैं, मुझे पॉलिटिक्स में तकरीबन कोई 20-21 साल हो गए हैं, तो जो मैंने अगर कहीं पे बलदियाती निज़ाम को मजबूत देखा है या बेहतर कंडीशन में देखा है, ऑल तो बाद में उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, वो जनरल मुशर्रफ वाला जो एक सिस्टम था उसमें बड़ी ताकत थी उस बलदियाती निज़ाम के अंदर। तो देखें 18वीं तरमीम हो गई, सूबों तक जो है वो आल्दो सूबे जो है वो उस तब्दीली के लिए तैयार नहीं थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो जिनको पूरा करना चाहिए था उनकी पूरी तरह से तैयारी नहीं थी। लेकिन चले 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों तक आ गए, डिपार्टमेंट्स नीचे आ गए, लेकिन जो इख्तियार नीचे बलदियाती इदारों को जाना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली यानी अगर हम पिछले 2-3 टेन्योर देख लें तो वो उस तरह से वो नीचे शिफ्ट नहीं हुआ। यानी अगर हम देखें तो हम एनएफसी अवार्ड की तो बात करते हैं, आगे सूबों ने जो अपने वसाइल को तकसीम करके नीचे जो है वो ग्रास रूट लेवल ताना है, वहां पे सूबों ने अपना कंट्रोल कायम कर लिया और उसको नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन मौका भाई, इसमें आप मजलूम नहीं है, इसमें आप कसूरवार हैं, आपने पंजाब में सब कुछ किया है। ये सुन लें,
सुन ले मैं कोई बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ अमीर अब्बास, मैं बिल्कुल सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। हम 3 साल में अगर बलदियाती इंतखाबात नहीं करा पाए तो ये हमारी भी कामयाबी नहीं है, ये हमारी तरफ से भी कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऑल्दो खान साहब ये मेरा ख्याल है जो ये बात की है, इसी बात पे चूंकि वक्त खत्म हो गया, हमें 9 बजे की हेडलाइंस पे जाना है, लेकिन आपने जो बात की है मेरा ख्याल यही अगर स्पिरिट हर पार्टी में आ जाए, जो कमोका साहब ने कहा कि अगर उनकी पार्टी एक जगह पे गलत है, वो बलदियाती निज़ाम को नहीं चला सकी, तो वो इसका एतराफ़ कर रहे हैं। अगर हम चीज़ों को का एतराफ़ करते चले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे मुस्बत डायरेक्शन की तरफ, वरना हम उसी दायरे के गिर्द घूमते रहेंगे जहां हम डिनाइल मोड में रहते हैं। इंशाल्लाह इसी मौजू पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।